भारत में इस वक्त जो चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो यही है कि राम मंदिर का अब उद्घाटन होने वाला है। और ये जो राम मंदिर है वो इतना भव्य उद्घाटन होने वाला है जितना भव्य शायद भारत में आज तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ होगा। और इसकी भव्यता का अंदाजा आप रोज होने वाले घटनाक्रमों से लगा सकते हैं। लेकिन आज आज इस इंटरव्यू में मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूं वो इस राम मंदिर के सेनानियों में से एक हैं। और जयपुर को गर्व है कि जयपुर में ऐसे शख्स ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए जो सालों साल चला भरसक संघर्ष था उस संघर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी भागीदारी बहुत जरूरी अपना जो यज्ञ में आहुति है वो दी थी। ऐसे ही एक सेनानी कैलाशनाथ भट्ट मेरे साथ है जिनके बारे में आपको क्या बताएं। भाजपा में भी रहे बहुत सारी चीजें की लेकिन अगर राम मंदिर से जुड़ा इनका इंट्रोडक्शन दिया जाए तो इन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए चोटें भी खाई है ये जेल भी गए हैं। यही नहीं उन्होंने तमाम सारी कार सेवकों जो कार सेवाएं थी उनमें अपना योगदान दिया है। राम मंदिर के शीला पूजन समिति के भी जयपुर प्रांत के ये जो थे वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आज वो सारे किस्से हम खुद कैलाशनाथ भट्ट जी से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। आज जब देखते हैं कि आपकी वो मेहनत रंग लाने वाली है और रंग भी इस प्रचंडता के साथ लाने वाली है कि पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया जो है उसका उसके लिए इंतजार कर रहा है तो कैसा लगता है प्रथम। और दूसरा ये कि आज जब इस तरीके से ये मंदिर बन रहा है क्या आपने जब संघर्ष किया था तब कभी ऐसी कल्पना की थी कि ये भव्यता आएगी किसी दिन? नहीं, संकल्प जब लिया था उस समय ये निश्चित रूप से मन में तो आया था कि मंदिर तो बन के रहेगा। संघर्ष लंबा हो सकता है, संघर्ष में कठिनाइयां भी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि भगवान राम की जन्मभूमि पर अगर किसी ने कोई ढांचा खड़ा कर दिया और जब हम उसको जन्मभूमि मानते हैं, राम के मंदिर तो सैकड़ों बन सकते हैं, अनेकों जगह बन सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। और जब ये धारणा थी तो उसका जोश देश के लोगों में था, युवाओं में भी था, आम जन में भी था कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने। और निश्चित रूप से हम अपने आंखों के सामने जो ये भव्य मंदिर, हम नारे भी लगाते थे कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे। ये भव्य मंदिर उन्हीं कल्पना, उन्हीं मतलब मन में जो भाव था उससे बना। आज जो खुशी किसी स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्र भारत को देखते हुए होती है क्या वैसी ही खुशी रामलला के सेनानियों को राम मंदिर बनते हुए देखते हुए होती अरे, है? मैं कहता हूँ कि उस स्वतंत्रता की असली स्वतंत्रता तो अब महसूस हो रही है कि हम भगवान राम की जन्मभूमि को 500 साल तक मुक्त नहीं करा पाए। उससे भी बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रसन्नता हो रही है, मन में खुशी है, और हमें पूरी जो मिलता है उसको खुशी। आज की पीढ़ी जानना चाहती है कि किस तरीके से वो संघर्ष रहा, कैसे चोटें खानी पड़ी, कितना जेल में रहना पड़ा, क्या-क्या सहन करना पड़ा, ताकि वो संघर्ष की कहानी आपकी ज़ुबानी हर उस कारसेवक की कहानी जानी जाए, जो कहीं न कहीं बिना समझे, बिना जाने, बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपना स्वार्थ देखे निकल पड़ा था। देखिए, ये बात तो जो आप कह रहे हो, 500 साल तक का भी हमने इतिहास पढ़ पढ़ लिया था कि लोगों ने इस राम मंदिर के लिए कितना कितना संघर्ष किया, किन किन लोगों ने योगदान दिया। भगवान राम की मूर्ति वहां पर प्रकट हुई तो पहले उसकी पूजा बंद हुई, फिर पूजा चालू हुई, फिर वो रामलला के दर्शन के लिए द्वार खुले। ये सब जब होने लगा, लेकिन इसमें कठिनाइयां बहुत ज्यादा पैदा हो रही थी, क्योंकि उसमें न्यायालय में भी विवाद चल रहे थे। तो फिर आंदोलन को जब समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जबरदस्त यात्रा निकाली, बड़ा जनमाहौल उसमें खड़ा हुआ। उसी में से पहली जो कार सेवा का एक कार्यक्रम
घोषित किया गया, वो बहुत ही कठिन कार्यक्रम था। उसके अंदर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश थे वो मुलायम सिंह जी थे, और उन्होंने भी इस बात की, वीपी सिंह जी की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, उस समय ये घोषणा कर दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस स्थिति के अंदर कार सेवक गए थे, उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला। उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के कार्यवाह आदरणीय दादा भाई जी थे, गिरिराज जी, और उनके नेतृत्व में हम 80 स्वयंसेवक यहाँ से रवाना हुए थे। हमारी ट्रेन मथुरा में रोक दी गई, और उस मथुरा के अंदर जितने भी हम कार सेवक थे खाली करा लिया। एक हमारे साथ यहाँ पवन शर्मा जी जो उप महापौर बने थे, वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो गए थे, और हम बाकी सब लोगों को जनपद थाना मथुरा में ले गए। ठंडे पानी गीला मैदान के अंदर हम सब 80 लोगों को, हमारे साथ जवान भी थे तो बुजुर्ग भी बहुत लोग थे। और वहाँ जो इंचार्ज थे वो कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी के मामा थे, और उनको ये मालूम था कि जो हमारा रचना थी कि वाहिनी होती है, वाहिनी का प्रमुख होता है, तो उन्होंने वहीं से हमारा परिचय लेना चालू किया। वाहिनी का प्रमुख कौन है, किसको कौन लाया है, और उन्होंने रात को 8 बजे से जो पिटाई चालू की वो सुबह 6 बजे तक की, और उस पिटाई के अंदर सबको खड़ा किया। हमें यही तकलीफ थी कि कहीं दादा भाई के हाथ लगा दिया, तो हमारे चारों तरफ उन्होंने बंदूक वाले लगा रखे थे, हो सकता है कि शायद हमारी लाशें आती, क्योंकि दादा भाई को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हाथ लगाए। वाहिनी प्रमुख के नाते फिर मैं ही खड़ा हो गया। ये डेडिकेशन था उस वक्त जब मंदिर बनने का कोई भी आसपास की तारीख भी दिखाई नहीं दे रही थी कि अब बन जाएगा, तब बन जाएगा। लेकिन आप देखिए, ये कहीं ना कहीं जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि राम मंदिर से क्या होता है, राम मंदिर कैसे हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के से जुड़ाव करेगा। ये वाकये बताते हैं कि एक एक शख्स इतनी पिटाई होने के बावजूद भी मर मिटने को तैयार था, और उसी वक्त उनको पता था कि शायद लाशें जाएंगी, फिर भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, अपने संघ प्रमुख को किसी भी तरह की आंच नहीं आने दे रहे थे। इसके अलावा सर आपने जेल भी काटी। इस घटना में जो हुआ वो ये उन्होंने जब पिटाई प्रारंभ की, हमको वाहिनी प्रमुख के नाते बुलाया, तो मेरे से कहा क्या वकील है, कितने मुस्लिम देश हैं, क्या होगा, राजस्थान में भैरव सिंह ने जमीन नहीं दी। और फिर उन्होंने जो मारना चालू किया। फिर एक और कार्यकर्ता था, उसको पवन जी लाए थे, तो उन्होंने पवन जी का नाम लिया कि वो कहाँ है, तो ये लोग गए स्टेशन से पकड़ के लाए। 3 लाठियां टूट गई, भागते गए, उनके चोटें लगी, मेरे 80 चोटें लगी, उनको 80 पिक्चर उनके फ्रैक्चर हुए, और ऐसे अनेकों लोगों को हुए। लेकिन मैं इस घटना में एक हमारे स्वयंसेवक के दाद देना चाहूँगा। गुटकी थे, सिंधी थे, कुबड़े थे, अचानक वो बेहोश होकर गिर गए, और बेहोश हुए तो वहाँ पुलिस को बुलाने के लिए उन्होंने फोन, डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन किया पुलिस ने, तो डॉक्टर वहाँ मना कर दिया कि रिक्विजिशन भेजो। जब रिक्विजिशन भेजने की बात आई तो रिक्विजिशन भेजा, तो उसको वो हॉस्पिटल ले गए, और वो बाद में पता चला वो व्यक्ति तो होश में ही था, और वो संघ कार्यालय चला गया, और संघ कार्यालय में पता चला कि जयपुर के जो 80 लोग थे उनकी रात भर पिटाई हुई है, और इन लोगों को तो फिर सुबह होते होते जब मैं बाहर था कि सबके वारंट बन गए थे, पर मैं चूंकि वाहिनी प्रमुख आगे बैठा था तो मेरा गिरफ्तारी वारंट, तो वो जो वहाँ एसएचओ थे उन्होंने मेरी वैसी पिटाई करना चालू की पूरी तरह। सवाई माधोपुर का एक सिपाही था, उसने रोका, लेकिन हम बस में बैठे और गए तो हमको जेल तक, तो अब घबराहट बहुत थी कि यहाँ क्या होगा। और जब जेल के अंदर हम चले गए सारे लोग, तो वो घटना चूंकि बहुत आवश्यक है समझने के लिए कि जेल में जाने के बाद भी घबराहट रही, बंद भी हो गई, लेकिन दिन में कोर्ट के अंदर इस बात का पता चला कि 2 वकीलों की, मैं और मेरे साथ एक मदन सिंह राठौड़ थे जो फिर पाली से एमएलए रहे, उनकी जबरदस्त पिटाई हुई है। तो ये रेस्पेक्टिव कास्ट बार एसोसिएशन मथुरा के वकील लोग जेल में आए, उन्होंने हमारे मेडिकल करवाए,
उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, और मेडिकल करा के उन्होंने जिन लोगों ने हमारी पिटाई की थी उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी। तो कहीं न कहीं ये संघर्ष बहुत बड़ा था और इस संघर्ष में पिटाई, नहीं, मैं इस चोटें। घटना में थोड़ा जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत साधारण नहीं थी। इस घटना के बाद हुआ ये कि जब वो पिटीशन दायर हो गई और पिटीशन दायर होने के बाद हम वहां पर एक आंदोलन सा खड़ा हो गया और धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वकील को मारा है, सारी कोर्टें हड़ताल पर चली गई और कोर्टें हड़ताल पर चली गई। मथुरा बंद हो गया। मथुरा के अंदर यूथ कांग्रेस के लोगों ने राम जन्मभूमि के नारे लगाकर एक पुलिस वाले पे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। वो 307 में 80 लोग गिरफ्तार होके आए। इतना भड़का और फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों को कोर्ट ले जाना था बयान देने के लिए, तो हमारे वहाँ जेल अधीक्षक ने हथकड़ियाँ लगा दी। हथकड़ी लगा दी, हम बोले नहीं। हथकड़ी लगा के जो मुलजिमों के साथ रवाना चालू किया, तो बाहर जैसे ही लेके गए तो हमने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपने हथकड़ी लगाई। किरण बेदी जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वकील को हथकड़ी नहीं लगती। हम दोनों वकील हैं, हमारे नाम से ही पेश हुआ था। तो फिर कोर्ट ने में इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने कहा साहब वहाँ बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गड़बड़ है, तो एक मजिस्ट्रेट और पीएसी भेजी गई। मजिस्ट्रेट ने आके देखा कि यहाँ तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, हथकड़ी लगा दी। तो उन्होंने रिपोर्ट में हथकड़ी का उल्लेख किया और उनका हमसे कहा भी खोलो। मैंने कहा हम तो कोर्ट के सामने खोलेंगे। इस नोट के साथ जब वो ये गए तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जेल अधीक्षक के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ड्रॉ हो गया और साथ ही मथुरा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो इतना उग्र हो गया आंदोलन कि वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद मानवेंद्र सिंह है, उनको त्याग पत्र देना पड़ा और उस में अंदर फिर हम 22 दिन तक जेल में रहे। यानी कि इस पूरे आंदोलन ने कितना संघर्ष देखा है, कितनी एकता देखी है, कितना वेटिंग का पीरियड देखा है, कितना सारा कहीं न कहीं संतोष करके रहना पड़ा कि कभी भी आएगा मंदिर, लेकिन हम लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है सर। और आज कहीं न कहीं एक आयाम मिल चुका है उस बात को, मंदिर बन रहा है और केवल राम मंदिर नहीं बन रहा। आप देखिए हिंदुस्तान में एक बड़े परिवर्तन की तरफ देखा जा रहा है। महाकाल का भी कॉरिडोर बना है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राष्ट्र मंदिर बन रहा है और पूरा हिंदुस्तान अब जो क्या लगता है आपको कि इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनने की रास्ता कितना क्लियर हो रहा है? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र तो है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हामी हैं। राष्ट्र और राज्य में बड़ा अंतर है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है तो इनकी तो सब सीमाएं तय है। भारत है, उसकी सीमाएं तय है, उसका एक अपना कानून तय। पर राष्ट्र एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जहाँ जहाँ इस संस्कृति ने जन्म लिया है, उन लोगों के सबके मन में तो एक प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी। चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिजी हो, जिन लोगों ने धर्म जरूर बदले पर वो लोग ये कहते हैं कि हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। वो आज भी भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की लीलाएं करते हैं, गुरु एयरवेज के नाम से चलाते। इसलिए ये प्रसन्नता का विषय संपूर्ण विश्व में जाएगा, क्योंकि राम के खिलाफ, राम के प्रति, राम कोई संप्रदाय के प्रमुख नहीं। हम संप्रदाय वो राष्ट्र पुरुष के रूप में हमने माना था, एक आदर्श के रूप में माना था और उसके रूप में देश संस्कृति का जो जन्म हुआ उसके बहुत बड़े स्वरूप के रूप में हमने उनको माना। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर कि कोई माने या ना माने, लेकिन राम मंदिर के बनने से भाजपा को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा तो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इतने सारे सालों में अगर किसी के प्रयासों से बन पाया तो वो बीजेपी है, इसको मानने में कोई गुरेज़ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के नारे, इस तरह के भजन अब बनने लग गए हैं कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए कैसी सिचुएशन हो गई, या देखिए, इधर कुआँ उधर खाई की सिचुएशन लग रही है? कांग्रेस ने अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं रखा। देश के बंटवारे के समय गांधी जी हिंदुओं के नेता माने जाते थे और पाकिस्तान के जिन्ना। जिन्ना माने जाते थे। इस देश में
जिस रूप से चला था वो कांग्रेस समाप्त हो गई और सारी ही पार्टियों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस राम मंदिर आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया। पार्टी के प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा ली, जिसके अंदर जिस प्रकार का समर्थन जन समूह मिला, तो इससे समझ में आ गया कि राष्ट्र चाहता क्या है। अब ये राष्ट्र जो चाहता है वो हो रहा है, और जो लोग इस राष्ट्र के निर्माण मतलब इसको कर रहे हैं, जो राष्ट्र की इच्छा थी, तो उसका लाभ उन लोगों को, उन विचारधारा को, उन दलों को, उन सबको मिलेगा जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। कई गलियारों में ये भी सुनाई दे रहा है कि इसके बाद जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, या ये देश लोकतंत्र को छोड़कर एक वन पार्टी नेशन बन सकता है, इसको आप कहाँ तक मानते हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। हमारे रग रग में प्रजातंत्र है। निश्चित रूप से अभी विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, और ऑप्शन लेस भी हो चुकी नहीं, है। ऑप्शन लेस होने के कारण जैसा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा तय किया, 1950 में जब निर्माण हुई, 370 का मुद्दा तय किया, हमने यूनिफाइड सिविल कोड का भी किया हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा भी हमने एजेंडे में, हम एक एक एजेंडे पे चलते जा रहे हैं, तो लोगों में विश्वसनीयता कायम कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं मुद्दा लेस विपक्ष मुद्दों के साथ भारत के विकास के एजेंडे को लेके आए। यहाँ दो दल होना चाहिए, मतलब पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसी में देश की प्रगति होगी। लेकिन ये विपक्ष के लोगों को सोचना है, उनको परिवारवाद से निकले, मुद्दों की राजनीति पे आए, मुद्दों पे चर्चा करें, विकास पे चर्चा करें। राष्ट्र आज जिस स्थिति में विश्व में हम पहुंचे, क्या पहले नहीं पहुंच सकते थे? क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं थी? आज जब जब हमारा राष्ट्र प्रमुख बाहर जाते हैं, मोदी जी बाहर जाते हैं, हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी जो वहां रह रहे, पहले भी रहते थे, उस समय उनको क्यों नहीं वेलकम करते थे, इनको क्यों वेलकम करते हैं? तो इन सब चीजों की स्टडी बाकी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, और उसके हिसाब से अपने आप को सशक्त, हम इस बात के हामी हैं कि भारत के अंदर मजबूत प्रजातंत्र हो, और प्रजातंत्र चलने के लिए पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की वन पार्टी सिस्टम या कम्युनिज्म टाइप सिस्टम, इसकी हामी न थी, न है, न रहेगी। तो ये थे कैलाशनाथ भट्ट, और ये नाम राम मंदिर आने से पहले लगभग जयपुर के तमाम सारे लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो सेनानी है जो आज राम मंदिर बन रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी आहुति इन सेनानियों की है, जिसकी वजह से राम मंदिर बन रहा है। चोटें भी खाई है, जेल भी गए हैं, और कहीं ना कहीं अपना वक्त, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया है, तब जाकर राम मंदिर बना है। तो भगवान राम को प्रणाम करने के साथ साथ ऐसे तमाम सेनानियों के लिए सम्मान भी होने की जरूरत है, और इसीलिए हम राजस्थान संवाद पर ये सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगातार हम ऐसे सेनानियों से मिलेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पता करेंगे कि राम मंदिर बनने का संघर्ष कितना बड़ा और कितना व्यापक था। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना, और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।